हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 8 दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सीटेट के लिए जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त यार को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जितने भी प्रकार के वीडियो हों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 8 दिसंबर का सीडीपी का प्रश्न। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए भाषा विकास से क्वेश्चन आपका लिया गया है, भाषा अर्जन एवं विकास। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर जो बच्चों में भाषा अर्जन का विकास अगर करना रहेगा तो उसके लिए अवधि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मध्य बाल्यावस्था। तो मध्य बाल्यावस्था, ऐसे भी आप जानते हैं कि बाल्यावस्था का जो मेन ड्यूरेशन होता है वो 6 से 12 वर्ष के बीच होता है, ये आप सभी जानते हैं। और इसको दो भाग में से बांटा जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था एक उत्तर बाल्यावस्था। तो एक मिडिल जो होता है मध्य बाल्यावस्था, इसमें भाषा का विकास जल्दी होता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में आया, तो जैसे ही कोहल वर्ग के बारे में आएगा तो ये आप समझ लीजिएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो कोहल वर्ग के द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है किस अवस्था का एक बात किया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह भी किसका उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखे होंगे तो जो भी मेरे चैनल से पहले से जुड़े होंगे, इसका बिना ऑप्शन देखे आप इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जैसे ही देख लीजिए कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपका है जेंडर पक्षपात या जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात। यहाँ पे ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़का और लड़की में भेदभाव किया जा रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली की बात कही गई है, तो इसमें देखिएगा जो सबसे सटीक होगा उसी पे आप टिक कीजिएगा। तो आपके यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं। फर्स्ट में है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, तो ये कहीं ना कहीं अभी तक सही है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। अब देखिए कहीं ना कहीं ये 3 आप जैसे देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, तो यानी कि अगर इसको कम करना हो जेंडर रूढ़िवादिता को, तो इसके लिए हमें है कि जेंडर पक्षपात के बारे में जब चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसमें लोगों में जागरूकता फैलेगा और वो इस चीज़ को कम करेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो जैसे ही आप देखिएगा आप डायरेक्ट इसको टिक कीजिएगा, 1 नंबर इसमें कोई रोकेगा नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख लिए कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक, और पहले भी मैंने बताया कि सामाजिक एवं संस्कृति जैसे ही आएगा तो आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट लेव वाइगोत्स्की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की के साथ चला जाएगा। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 यहाँ पे आपका अधूरा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं किया गया है। आप देख पा रहे हैं 6 के बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए 6 को छोड़ते हुए हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में यहाँ बोला गया है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बस ये भी आप 1 नंबर, इसमें से कोई नहीं रुकेगा, ये 1 नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आ गया आवश्यकता पड़ने पर सहयोग,
यानी कि सहयोग जहाँ पे दे रहा है आपका आ गया पाढ़ ढांचा। ढांचा कहने का मतलब वही स्कैफोल्डिंग जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक संस्कृति के साथ साथ ये आपका उसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में कहा गया निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है। अब देखिए विशेषित करता है, तो अब जैसे ही यहाँ पे देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि बार बार आपका क्वेश्चन रूढ़िवादिता से, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब से कहीं ना कहीं बार बार आपका क्वेश्चन टकरता ही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3-4 टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो आपको ये इसका 4 स्टेज मैंने बताया था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो ड्यूरेशन होता है आपका 7 से 11 वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए 7 से 11 वर्ष में बच्चों में क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, उसके बारे में यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ संरक्षण कक्षा समावेशन, ये इसमें सटीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में बोला गया बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। अब ये देखिए पियाजे के बारे में अगर अच्छे से आप स्टडी किए होंगे तो ऐसे ही इसका डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन, तो ये 3 जो देख रहे हैं ये 3 जो कि जीन पियाजे से कहीं भी संबंधित नहीं है। ये 3 जो आप देख पा रहे हैं जीन पियाजे से कोई नाता इसका नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आपका चला जाएगा स्कीमा, क्योंकि स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने बताया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में कहता है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसमें जो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। 2 में बोला जा रहा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में आप देखिएगा 11 में क्या कहा जा रहा है। 11 में बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए ये ध्यान दीजिएगा, को रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बुद्धि आ गया तो बुद्धि के आपसे आपका ये क्वेश्चन रहा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि बुद्धि के मतलब बुद्धि को देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम देना है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 में बोला जा रहा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अब ये देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छा के साथ साथ बहुत ही इजी भी प्रश्न है। तो इसको आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी सृजनात्मक विचारक। जो सृजनशील रहेगा वो कहीं ना कहीं उनके देखिए रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, तो सृजनशील। क्यों? क्योंकि देखिए हमेशा समस्या एकाधिक समाधानों के बारे में सोचते रहती है, कुछ ना कुछ नया करने के लिए वो सोचती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होती है और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब जब स्टूडेंट्स की सहभागिता कम हो रही है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन सा सटीक आंसर हो जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 को देखिए कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये सब ऑप्शन जैसे देख रहे हैं कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा।
ऑप्शन 2 में देखेंगे ऐसी स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं आप जैसा स्थिति है उसी को स्वीकार करना उचित नहीं है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्यों कम करें, आखिर अपेक्षा को कम करना ये उचित नहीं है। तो हमको ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 कहाँ गया। 14 में हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, अब यहाँ पे ऑप्शन 4 देख रहे हैं कि तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये जैसे देखिए, ये तो सबसे पहले आप निगेटिव यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, निगेटिव जो रहेगा उसको कट करते जाइएगा। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये तो अभी तक सही है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, देखिए ये निगेटिव आपका ऐसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है समावेशी कक्षा है तो सक्रिय रूप से यानी एक्टिव रूप से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, रेडी करना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में बोला गया पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। अब ये देखिए, पढ़ने में जिनको समस्या होगा, जो बच्चा को पढ़ने में समस्या हो रहा है तो उसमें कौन सा उसको दोष कहेंगे, कौन सा विकार होगा वो देखेंगे। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने में की अक्षमता, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। जब धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को पठन वैकल्य कहते हैं। और ऐसे भी जानते हैं कि पठन वैकल्य जो होता है ये किस रोग से ग्रसित है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डिसलेक्सिया। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डिसलेक्सिया। तो ये था आपका 15 कंटेंट का क्वेश्चन जो कि सीडीपी का था। नेक्स्ट आगे 15 इसी का 2019 का ही हम लाएंगे, जिसमें फुल आपका जो रहेगा पेडागोजी रहेगा, फुल पेडागोजी। उसमें जो रहेगा सिर्फ शिक्षण से रिलेटेड। ये तो कंटेंट इसमें आपका दिया हुआ था, और जो शिक्षण रिलेटेड रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।